हाँ कंडक्टर्स में हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो ग्राउंडिंग या अर्थिंग का है। ठीक है, क्या है ये सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर, कोई सा भी, ये एक कंडक्टर मेटल, ठीक है, दिस इज कंडक्टर या नहीं तो मेटल। ठीक है, आपने क्या किया, तो इस कंडक्टर से एक वायर निकाला, ठीक है, और इस वायर को आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। ये सिंबल होता है, ये साइन होता है अर्थ से कनेक्ट करने का। ठीक है, मतलब किसी कंडक्टर के थ्रू एक वायर ऐसे लगा करके ऐसा साइन ड्रॉ किया जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक वायर आपने कंडक्टर से ज्वाइन करके उसके दूसरे एंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये सिंबल समझ गए। तो ये साइन है ग्राउंडिंग का, ठीक है, अर्थिंग का। ओके, अब ये जो अर्थ है, तो अर्थ ट्रीट किया जाता है, मतलब अर्थ को आपको एक बार के लिए मान के चलना है कि अर्थ एक ऐसी चीज है जिससे आप जितना भी इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहें निकाल सकते हैं, अर्थ में जितना भी इलेक्ट्रॉन डालना चाहें डाल सकते हैं। अर्थ का पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। अर्थ का पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, कितना है, तो अर्थ का पोटेंशियल कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाले जाने या कितने भी इलेक्ट्रॉन डाले जाने से कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। उसका पोटेंशियल हमेशा 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 जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये जो अर्थ है, इस अर्थ का पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब अभी जो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि दो बॉडीज को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो यहां पे चार्ज का ट्रांसफर होता है, और चार्ज का ट्रांसफर मतलब चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ तब तक होता है जब तक दोनों बॉडीज एक कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ना अटेन कर लें। तो इस सिचुएशन में अर्थ का पोटेंशियल तो चेंज होने से रहा, अर्थ का पोटेंशियल थोड़ी चेंज हो जाएगा किसी कंडक्टर के कनेक्ट किए जाने की वजह से, है ना। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि अर्थ में जितना भी इलेक्ट्रॉन, अर्थ से जितना भी इलेक्ट्रॉन्स निकालना है निकाल सकते हैं, जितना भी इलेक्ट्रॉन अर्थ में डालना है डाल सकते हैं। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगा। तो लॉजिक समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि फाइनली ये जो कंडक्टर है जिसको आपने अर्थ से कनेक्ट किया है, इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। तो सबसे पहली बात यह है कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ is taken to be zero and constant। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इस बॉडी को अर्थ से आपने कनेक्ट किया है तो फाइनली इस बॉडी का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि द कंडक्टर which is grounded, which is grounded कहने का मतलब उससे कंडक्टिंग वायर निकाल करके अर्थ में कनेक्ट कर दिया जा रहा है, तो will have final potential to be equals to equal to जीरो। मतलब जिस बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे उसका फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि जैसे मैं बोलूं कि ये हमारे पास एक स्फेयर, स्फेयर पर कुछ चार्ज है क्यू। ये हमारे पास एक स्फेयर है, स्फेयर पर कुछ चार्ज है क्यू। आपने एक स्फेयर से ऐसा वायर निकाला और ऐसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या किया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस पर चार्ज लेट से पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के होने की वजह से क्या होगा, इसका तो अपना पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव, और अर्थ का पोटेंशियल कैसा है, जीरो। तो चार्ज का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, कब तक, जब तक दोनों एक कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ना अटेन कर लें। तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो से बढ़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि चार्ज इधर फ्लो हुआ तो अर्थ का पोटेंशियल कुछ थोड़ा बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल थोड़ा घटेगा और दोनों एक इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अटेन कर लेंगे, वो नहीं होगा। इसका हमेशा जीरो रहेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच इसका भी फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यदि मैं बोलूं, यदि मैं आपसे ऐसा पूछूं कि मुझे इस बॉडी पर फाइनल चार्ज बताइए, मान लेते हैं कि यहां पर फाइनल चार्ज कितना है, एक्स है। फाइनल चार्ज यहां पर कितना है, एक्स है, मुझे इस एक्स की वैल्यू बताइए।
तो मैं ये कह रहा हूं कि ये ग्राउंडेड है, तो इस पॉइंट का फाइनल, अच्छा इसका रेडियस हम लोग कुछ मान लेते हैं, रेडियस आर है, तो इसका फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। यदि फाइनल चार्ज x है तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, दिस इज के एक्स बाई आर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 हुआ, मतलब कि इस पर फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो चार्जेस हैं वो फ्लो होकर के ग्राउंड में चले गए, चार्जेस फ्लो होकर के ग्राउंड में चले गए, ऐसे बोलचाल के लिए तो मैं बोल दूंगा, पर वो टेक्निकली सही नहीं है। मतलब एक्चुअली क्या हुआ है, तो वो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं कि अर्थ से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यानी तो अर्थ में इलेक्ट्रॉन डालते हैं। मतलब पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो मोबाइल चीज है वो तो इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअली क्या हुआ होगा, एक्चुअली ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स आए और इस प्लेट को, मतलब सॉरी प्लेट कह रहा हूं, इस स्फीयर को न्यूट्रलाइज कर दिया, इस पर फाइनल चार्ज 0 बना दिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स आए तो वो भी आप बता सकते हैं कि Q इज इक्वल टू N इंटू ई के बराबर इलेक्ट्रॉन्स आए। तो N निकाल लेंगे, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए, ठीक है। इसको लिखिए, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू Q बाई ई। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल बनाते हैं। इसके बाद सवाल ऐसा है कि इन द फिगर इनर सेल हैज चार्ज Q नॉट, ये जो अंदर वाला सेल है, इस अंदर वाले सेल के पास चार्ज है Q नॉट, आउटर सेल इज अर्देड यानी ग्राउंडेड, बाहर वाले सेल को आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। तो डिटरमाइन चार्ज ऑन द आउटर सेल, फाइंड पोटेंशियल ऑफ द इनर सेल। तो आपने इनर सेल को छेड़ा है क्या, नहीं, इनर सेल के साथ आपने कुछ नहीं किया है, तो उस पर जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी रहेगा। इंडक्शन करेंगे, सेपरेटली कर लेंगे इंडक्शन, अभी तो इंडक्शन मैंने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है, ठीक है। इंडक्शन की हेल्प से आप ये बता सकते हैं चार्जेस कहां होगा, अंदर वाले सरफेस पर होगा कि बाहर वाले सरफेस पर होगा। अभी सुनिएगा सुनिएगा, तो मैं ये कह रहा था कि अंदर वाले सेल को आपने कुछ नहीं किया है, उस पर चार्ज कितना है, Q नॉट, तो उस पर तो चार्ज Q नॉट ही रहेगा। ओके ओके ओके। अब ये आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है ना, मान लेते हैं एक बार के लिए कि इस पर फाइनल चार्ज कुछ x अमाउंट का है, हमें यही x ढूंढना है। सबसे पहले तो यही आपसे पूछा भी जा रहा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। तो मान लेते हैं कि बाहर वाले सेल पर कुछ चार्ज है जो कि x के बराबर का है, ठीक है, ओके सिंपल। अब ये बताइए कि इस पॉइंट का नाम यदि मैं a निकाल दूं, तो पॉइंट a का पोटेंशियल फाइनल कितना होना चाहिए, पॉइंट A का जो फाइनल पोटेंशियल है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट A का फाइनल पोटेंशियल क्यों 0 होना चाहिए, देखिए शुरुआत में तो A पर कोई चार्ज भी नहीं है, तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं भाई A पर तो कोई चार्ज ही नहीं था, A का पोटेंशियल अपना खुद ही 0 है। लेकिन 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 ये जो पॉइंट A है उस पर अंदर वाला सेल जिसके पास चार्ज Q नॉट है, उसकी वजह से तो पॉइंट A पर कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, उसी पोटेंशियल को फाइनली ग्राउंड क्या करेगा, 0 बना देगा। आ रही बात समझ, क्या कहना चाह रहा हूं भाई, ए पर शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था, तो ए के पास वैसे ही अपना खुद का पोटेंशियल नहीं है, लेकिन ए के अंदर जो सेल पड़ा है उस पर चार्ज पॉजिटिव है, और उसकी वजह से पॉइंट ए पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव अमाउंट का पोटेंशियल होगा, जो कि ग्राउंडिंग की वजह से फाइनली 0 हो जाएगा। ओके, तो फाइनल चार्ज मैंने मान लिया है कितना है, x है। चलिए पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो अंदर वाले सेल की वजह से कितना होगा, तो अंदर वाले सेल की वजह से k Q नॉट अपॉन R2 होगा प्लस के एक्स अपॉन R2 होगा। दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। आई बात समझ, ठीक है भाई। पॉइंट ए पर अंदर वाले सेल की वजह से पोटेंशियल के एक्स नॉट अपॉन R2, और बाहर जो है वो उस पर हम लोगों ने चार्ज x मान लिया है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल के एक्स अपॉन R2 है। तो यहां से बताइए हमारे पास क्या आ रहा है, तो के एक्स अपॉन R2 इज माइनस टाइम्स ऑफ के Q नॉट अपॉन R2। R2 से R2 कैंसिल आउट हो गया, k से k, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ Q नॉट। यानी क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि अर्थ ने क्या किया होगा, तो अर्थ ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स भेजा होगा आउटर वाले सेल पे, ठीक है, ताकि उस पर टोटल ऑफ चार्ज माइनस टाइम्स ऑफ Q नॉट आ जाए बाहर वाले सेल पर, और पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना हो जाए, 0 हो जाए। वही तो मैं बता रहा हूं कि आपने ग्राउंडिंग किया है। ग्राउंडिंग का मतलब ही होता है, दो बॉडीज को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, चार्ज का फ्लो, तब तक जब तक दोनों बॉडीज एक कॉमन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ना अटेन कर ले। अब यहां पे वो दूसरी बॉडी अर्थ है,
अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है, ठीक है, तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फाइनली। तो इसीलिए ये जो पॉइंट ए है उसका भी फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। बताइए, आया समझ? ठीक है, तो समरी यही है कि जिस पॉइंट को ग्राउंड करते हैं उस पॉइंट का फाइनल पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ठीक है, चलिए चलिए, ये वाला सवाल थोड़ा अच्छा है, मैं बताता हूं। ठीक है, तो अब आगे हमारे पास जो अगला सवाल है उसमें यह है कि यहां पर 3 कंसेंट्रिक सेल्स हैं। ठीक है, अंदर वाले सेल की रेडियस है r, उससे बाहर वाले सेल की रेडियस 2r और सबसे बाहर वाले सेल की रेडियस है 3r। सबसे अंदर वाले सेल पर चार्ज है -q, उसके बाद वाले सेल पर चार्ज है 2q, सबसे बाहर वाले सेल पर जो चार्ज है वो है 3q। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। अब ये देखिए हम लोगों ने किया क्या है, तो हम लोगों ने सबसे अंदर वाले सेल से सबसे बाहर वाले सेल को ज्वाइन करा दिया है। ये वायर ऐसे ऊपर से उठा के ड्रॉ किया जा रहा है, इसका मतलब है कि सेल बी से आपने इसे, यानी कि बीच वाले सेल से आपने इसे टच नहीं कराया है। ओके, और बीच वाले सेल का क्या किया है, तो बीच वाले सेल को हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया है, बीच वाले सेल को ग्राउंड कर दिया है। समझ गए? ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, डिटरमाइन फाइनल चार्जेस। ठीक है, फाइनल चार्जेस चलिए सब पे निकाल लेंगे, ए पर, बी पर, सी पर। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है ना, क्या करना है, तो हमें फाइनल चार्ज निकालना है। चलिए सुनिएगा, जिन दो पॉइंट को ज्वाइन कराया जा रहा है उसमें से एक पॉइंट का नाम मैं निकाल देता हूं, ये P है और ये पॉइंट Q है। ठीक है, सबसे अंदर वाले सेल को और सबसे बाहर वाले सेल को ज्वाइन कराया है, तो इन दो पॉइंट्स का नाम मैंने P और Q निकाल दिया है। सबसे अंदर वाले सेल पर एक बार के लिए फाइनल चार्ज मान लेते हैं X है। सबसे अंदर वाले सेल पर फाइनल चार्ज कितना मान लिया, X है। तो बताइए कि सबसे बाहर वाले सेल पर फाइनल चार्ज कितना हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे, लगाएंगे यहां पर चार्ज कंजर्वेशन जो लास्ट क्लास में कर रहे थे, है ना, कि इन दो सेल्स को जिसको टच कराया है उस पर जितना टोटल इनिशियल चार्ज होगा उतना ही फाइनल चार्ज होगा। तो इनिशियल चार्ज है 3q माइनस q यानी कि 2q। तो फाइनली यदि अंदर वाले सेल पर चार्ज x है तो सबसे बाहर वाले सेल पर आप चार्ज मान सकते हैं 2q माइनस x। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हम लोग ये बना लेंगे कि फाइनल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P will be same as final potential of point Q। ठीक है भाई, P और Q का पोटेंशियल सेम होगा फाइनली। चलिए लिखिए, फाइनल पोटेंशियल लिखना है, शुरुआत वाला मत लिख दीजिएगा। ठीक है, फाइनली क्या होगा पॉइंट P का पोटेंशियल, तो सबसे अंदर वाले सेल की वजह से kx अपॉन r। ठीक है, फिर इसके बाद वाला जो सेल है, अच्छा इस पर चार्ज मैं क्यों नहीं चेंज कर रहा हूं, क्योंकि उसको किसी से टच थोड़ी कराया गया है ना। अच्छा एक सेकंड, इस पर जो चार्ज है वो शुरुआत में कितना है, 2q है। शुरुआत में तो इस पर चार्ज 2q है ना। हाँ, एक छोटी सी बात यहां पर रह गई, वो ये है कि इस पर शुरुआत में चार्ज 2q है और इसको ग्राउंड किया गया है। इसको क्या किया गया है, ग्राउंड किया गया है। तो ग्राउंडिंग की वजह से क्या होगा, इसका भी तो पोटेंशियल चेंज होगा। मतलब फाइनल पोटेंशियल इस पॉइंट का कितना होगा, जीरो। फाइनल पोटेंशियल इस पॉइंट का जीरो करने के लिए अर्थ इसको इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, अर्थ इससे इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो फाइनल चार्ज इसका 2q नहीं रह जाएगा, ये तो ग्राउंडेड है ना। तो लेट से कि इस पर फाइनल चार्ज कुछ y अमाउंट का है। ठीक है, तो हमारे पास दो अननोन है, x भी अननोन है और y भी अननोन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखते हैं अपनी इक्वेशन। तो इस पर जो फाइनल पोटेंशियल है मैंने y मान लिया है, तो सॉरी फाइनल चार्ज y मान लिया है, तो दिस इज ky अपॉन 2r प्लस सबसे बाहर वाले सेल पर चार्ज है k 2q माइनस x अपॉन इसका अपना खुद का रेडियस 3r। ठीक है भाई, ये बराबर होगा पॉइंट Q के पोटेंशियल के। Q पर सबसे अंदर वाले सेल की वजह से बनने वाला पोटेंशियल kx अपॉन 3r, बीच वाले सेल की वजह से बनने वाला पोटेंशियल ky अपॉन 3r, सबसे बाहर वाले सेल की वजह से बनने वाला पोटेंशियल k 2q माइनस x अपॉन 3r। तो ये इससे तो कैंसल आउट हो गया, और क्या कट रहा है, तो k बाई आर से k बाई आर से k बाई आर से k बाई आर कैंसल आउट हो गया। तो x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 3। ठीक है भाई, तो x माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू वाई बाई 3 माइनस वाई बाई 2, यानी कि 2x बाई 3 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 6, तो 2y माइनस 3y, ये 3 से 2 टाइम्स में, तो 4x इज इक्वल टू माइनस वाई। या यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या,
कि x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ y बाई 4। लीजिए, ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है, लेकिन अननोन दो हैं तो एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। वो दूसरा इक्वेशन क्या बनाएंगे? तो दूसरा इक्वेशन हम लोग बना लेंगे कि भाई इसको आपने ग्राउंड किया है ना, तो इस पॉइंट का फाइनल पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 0। जिसको ग्राउंड करते हैं उसका फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो चलिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखिए। इस पॉइंट पर जो अंदर वाला सेल है जिसके पास चार्ज x है, जिसकी रेडियस r है, उसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा kx अपॉन 2r। ठीक है, इसके बाद वाला सेल जिस पर चार्ज y है, उसकी वजह से पोटेंशियल ky अपॉन 2r। ठीक है, ऑलराइट। और सबसे बाहर वाले सेल जिस पर चार्ज 2q माइनस एक्स है, उसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल k 2q माइनस एक्स अपॉन 3r। इन सभी चीजों का सम्मेशन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये k बाई आर से k बाई आर से k बाई आर कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास आ रहा है x प्लस 2 प्लस वाई, x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 प्लस 2q माइनस एक्स बाई 3, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए, ये ठीक है। या ऐसा करूं कि y इज इक्वल टू माइनस 4x ही लिख देता हूं, और ये y की जगह पर माइनस 4x डाल देता हूं। हाँ, बताइए, ये पॉइंट O पर जो पोटेंशियल लिख रहे हैं यही लिख रहे हैं ना? हाँ, जो ग्राउंडेड पॉइंट है, तो उस पर अंदर वाले सेल से डिस्टेंस कितना होगा? 2r। इसका अपना खुद का पोटेंशियल तो k y अपॉन 2r, और सबसे बाहर वाले सेल के लिए k 2q माइनस एक्स अपॉन 3r। हाँ, मैं ये कह रहा था कि y की वैल्यू माइनस 4x के बराबर है, तो ये हमारे पास सॉल्व करने पर x बाई 2 प्लस y की जगह लिख रहे हैं माइनस 4x बाई 2 प्लस 2q बाई 3 माइनस एक्स बाई 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? x बाई 2 माइनस 2x माइनस एक्स बाई 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 2q बाई 3। ये आ रहा है 6, ये 2 से 3x माइनस 12x माइनस 2x, दिस इज माइनस 2q बाई 3 आ गया। 14 माइनस 11x बाई 6, दिस इज माइनस 2q बाई 3। ये 3 से 2 टाइम्स में, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ रही है। x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 4q बाई 11 आ रहा है क्या? हाँ, x इज इक्वल टू आ रहा है 4q बाई 11। यदि x इज इक्वल टू 4q बाई 11 है, तो y की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ 4 इंटू 4q बाई 11 है, यानी y इज माइनस 16q बाई 11 होगा। ठीक है, बताइए, समझ गए? तो समरी ये है कि जिन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कराया गया था, उन दो पॉइंट्स का फाइनल पोटेंशियल फाइनल चार्जेस मानकर, चार्ज कंजर्वेशन लगाकर, उन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम कर देना है, और जिस पॉइंट को ग्राउंड किया गया है, अर्थ किया गया है, उस पॉइंट का फाइनल पोटेंशियल फाइनल चार्ज के हिसाब से लिखना है, 0 कर देना है। ठीक है, ओके, चलिए, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, तो नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ऐसा है कि ये है हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर, दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर। इस कंडक्टिंग स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट से कुछ चार्ज डेंसिटी ही मान लेता हूं कि चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, तो आउटर सरफेस यूनिफॉर्म है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था कि चार्ज डेंसिटी जो है वो डिपेंड करता है किस पर? सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। यदि सरफेस सिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म है, तो चार्ज डेंसिटी भी हर जगह एक जैसा होगा। सुनिएगा, यहां पर यदि हम लोग एक छोटा सा रीजन असाइन कर लें, ये एक छोटा सा रीजन है, इस छोटे से रीजन पे, जो इस छोटे से रीजन का जो एक छोटा सा सरफेस एरिया है, वो सरफेस एरिया है ds। ठीक है,
तो इस छोटे से रीजन में एक छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज भी होगा, वो कितना होगा, डी क्यू, विच इज इक्वल टू जो भी डेंसिटी है इनटू डी एस। ओके, तो इस रीजन पर बाकी का बचा हुआ जो दूसरा रीजन है, बाकी का बचा हुआ ये जो दूसरा रीजन है, ये इस दूसरे रीजन की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो डीक्यू चार्ज है ये कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। क्योंकि ये रीजन काफी छोटा है, इसके पास एक छोटा सा चार्ज है, तो इस रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली डायरेक्शन, मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन में। तो उसी डायरेक्शन में इस छोटे से डीक्यू चार्ज पर एक छोटा सा फोर्स लग रहा होगा, डीएफ। ठीक है, तो वही फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं कि ये जो हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हम लोगों ने दो रीजन्स असाइन कर लिए हैं। एक ये छोटा सा रीजन जिसका एक छोटा सा सरफेस एरिया है डीएस, इसके पास कुछ ना कुछ छोटा मोटा चार्ज होगा। तो ये छोटा मोटा चार्ज बाकी के दूसरे बचे हुए रीजन के द्वारा बनाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ठीक है, कितना होगा वो फोर्स, वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा सा फोर्स है डीएफ बाई ये जो छोटा सा सरफेस एरिया है डीएस, इसी चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। दिस इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। समझ गए इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या है या क्यों है? चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इस रीजन का नाम रीजन 1 लिख देता हूं, और बाकी का बचा हुआ जो रीजन है उसका नाम रीजन नंबर 2 लिख देता हूं। ओके, मतलब 2 इस डीएस को छोड़कर बाकी का पूरा सेगमेंट है, और ये जो एक छोटा सा सेगमेंट है डीएस, उसी का नाम है रीजन नंबर 1। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए, तो ये इसको मैं यदि थोड़ा सा मैग्नीफाई करके एक बार फिर से ड्रॉ करूं कि ये था हमारा रीजन नंबर 1, इसके पास एक छोटा सा चार्ज है डी क्यू विच इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू छोटा सा सरफेस एरिया डीएस। तो इस पर एक छोटा सा फोर्स काम कर रहा है ऐसा डीएफ। ये डीएफ फोर्स किसके बराबर होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज तो हम लोग इसका अपना खुद का लेंगे डी क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ रीजन नंबर 2 का लेंगे। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, रीजन नंबर 2 का। उसी की वजह से तो फोर्स बना है भाई, 1 भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था कुछ ना कुछ अपने आगे, लेकिन 1 अपनी फील्ड का थोड़ी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यदि इस छोटे से सेगमेंट पर कुछ फोर्स है तो वो फोर्स इस 1 के अलावा जो बाकी का बचा हुआ रीजन है उसकी फील्ड की वजह से है। तो हमें क्या करना है, हमें ये रीजन नंबर 2 के द्वारा बनाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो फील्ड आ जाएगा तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा तो प्रेशर आ जाएगा, है ना, फोर्स आ जाएगा तो प्रेशर आ जाएगा। चलिए लिखते हैं, तो सुनिएगा सुनिए सुनिएगा, देखिए इस रीजन नंबर 1 के जस्ट बाहर दोनों ही सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड या दोनों ही रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे, है ना। रीजन नंबर 1 के जस्ट बाहर ये रीजन नंबर 1 तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही रहा होगा, और रीजन नंबर 2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, E2। इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पर बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E नेट विच इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ऑफ सरफेस ऑफ कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, यहां पर चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने सिग्मा माना हुआ है, चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। चलिए ये ठीक है। अब यदि मैं इस रीजन 1 के राइट साइड पर, तो मुझे समझ में आ गया कि रीजन 1 के राइट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। रीजन 1 के लेफ्ट साइड पे यदि मैं बात करूं, यानी कि मैं चला जाऊं कंडक्टर के अंदर, रीजन 1 के लेफ्ट पे तो कंडक्टर का इनसाइड वाला पार्ट हो गया, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। अब वहां पे बताइएगा रीजन नंबर 1 ने किस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, इस दिशा में, क्योंकि कंडक्टर पर यदि चार्ज कुछ सिग्मा है, ये एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है ना,
जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड मान सकते हैं। तो इस पॉइंट पर ई नेट चूंकि 0 है, तो जरूर से ही इस पॉइंट पर रीजन नंबर 2 ने इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, तभी तो ई नेट 0 होगा, है ना। और दोनों के द्वारा बनाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में बराबर डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट रही होगी। तो यदि इस पॉइंट पर ई नेट 0 है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि E ड्यू टू 1 मस्ट बी सेम एज E ड्यू टू 2 रहा होगा। तो दोनों बराबर हैं और दोनों का समेशन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रीजन 1 इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रीजन नंबर 2 विच इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लीजिए, आ गया हमारे पास इस कंडक्टर के जस्ट बाहर दूसरे रीजन की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक प्रेशर था P विच इज इक्वल टू वो छोटा सा फोर्स dF अपॉन ds। तो dF क्या लिखेंगे? dF लिखेंगे ये छोटा सा चार्ज dq इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 अपॉन ds। तो dq हम लोग लिख रहे हैं सिग्मा इनटू ds और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 लिख रहे हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ds कैंसल आउट हो गया। हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा, दिस इज सिग्मा का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडक्टिंग लार्ज सीड्स के बारे में। ठीक है, कंडक्टिंग लार्ज सीड्स के बारे में। देखिए, ये लार्ज सीड्स आपने पहले भी पढ़ रखा है ना, लेकिन वो कंडक्टिंग नहीं था, अलग बात है। आपने क्या पढ़ा है मैं एक बार पहले याद दिलाता हूं। आपने ऐसे लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीड्स के बारे में पढ़ रखा है। ओके, जैसे ये इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक, तो इस नॉन कंडक्टिंग बॉडी को जब हम लोग कुछ चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ रहेगा? उसके बल्क में रहेगा, है ना। जैसे लेट से आपने इसको कुछ चार्ज दिया है Q, तो ये जो चार्ज है ये इसके बल्क में रहेगा, बल्क में। हाँ, ये चार्ज कहाँ रहेगा? बल्क में रहेगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि इसके लिए जो चार्ज पर यूनिट एरिया है वो सिग्मा है। तो इसके आस पड़ोस में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया है, याद है ना। नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं कि इधर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था बताइए? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। याद है? ये सिग्मा किसके बराबर है? तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ये A होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास ये जो इनफाइनाइट शीट है वो नॉन कंडक्टिंग नहीं है। वो क्या है? नॉन कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग है। यानी दिस इज कंडक्टिंग लार्ज शीट। तो क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहला फर्क तो ये पड़ेगा कि यदि अब आप इसे कुछ चार्ज Q देंगे तो वो चार्ज इसके बल्क में नहीं रुकेगा, वो चार्ज कहां चला आएगा? तो चार्ज चला आएगा इसके आउटर सरफेसेस पर। कहां चला आएगा बताइए? आउटर सरफेसेस पर चार्ज चला आएगा, क्योंकि कंडक्टर के बल्क में तो चार्ज होता ही नहीं है, बल्क में थोड़ी चार्ज होता है। ठीक है, तो अब इसके आस पड़ोस में इधर किसी पॉइंट पर बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही नहीं रह जाएगी जितनी कंडक्टिंग बॉडी की वजह से थी। ठीक है, ओके। तो कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें वही कैलकुलेट करना है, वही देखना है, वही लिखना है। सुनिएगा, एक बार तो ऐसे लॉजिकली इस बात को समझ लेते हैं कि यदि आपने चार्ज Q दिया है, ठीक है, सरफेसेस इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो बाई सिमेट्री में ऐसा बोल सकता हूं कि यदि टोटल चार्ज आपने Q दिया है तो आधा चार्ज इधर और आधा चार्ज इधर। इसको प्रूव भी कर लेंगे अभी, ठीक है। एक बार के लिए तो बस मान लीजिए कि सिमेट्री की वजह से आधा आधा चार्ज दोनों ही सरफेसेस पर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक बार के लिए मैं इस सरफेस का नाम सरफेस 1 रख दूं, इस सरफेस का नाम सरफेस 2 रख दूं, तो इधर किसी पॉइंट पर दोनों ही सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे।
बनाएंगे ना। तो इधर किसी पॉइंट पर ये पहला सरफेस भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और दूसरा सरफेस भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? डेंसिटी भी लिख लीजिए कि अब इस साइड की जो ये जो डेंसिटी है, तो दिस इज Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके। या उतनी ही डेंसिटी इस साइड की भी होगी, उतनी ही डेंसिटी इस साइड की होगी। तो सिर्फ एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी साइड की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में ये है, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में पहले हमारा ये जवाब था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर है? तो सिग्मा हमारे पास Q/2 के बराबर है, तो दिस इज Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और चार्ज के टर्म्स में हमारे पास सेम आंसर है, लेकिन डेंसिटी के टर्म्स में अलग अलग आंसर है, ठीक है। ये तो जस्ट ऐसे ही एक बार के लिए लॉजिकली ही मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है वही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज कंडक्टिंग, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज कंडक्टिंग शीट्स, ठीक है। तो हम लोग इसी चीज को डिराइव कर लेते हैं एक बार के लिए। देखिए ऐसा है कि ये है हमारे पास एक लार्ज कंडक्टिंग शीट, ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। इस लार्ज कंडक्टिंग शीट पर हम लोगों ने कुछ चार्ज डाला है Q, ठीक है, कितना चार्ज डाला है Q। तो इस सरफेस की जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और दूसरे साइड की भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा ही होगी, ठीक है। बाई सिमेट्री दोनों साइड पर जो चार्जेस हैं वो तो इक्वल इक्वल यानी Q/2 के बराबर आ जाएंगे। ये सिग्मा कितना होगा? तो दिस सिग्मा इज इक्वल टू Q/2a के बराबर होगा, ठीक है। जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, यहां कहीं पर इस शीट के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग फिर से वही गॉस लॉ लगाएंगे, और अब की बारी ये जो गॉसियन सरफेस है ना, वो गॉसियन सरफेस मैंने कुछ ऐसा बना लिया है, ठीक है। जिस गॉसियन सरफेस का एक एंड तो सरफेस के बाहर है और दूसरा एंड यानी इस सिलेंडर के जो दो सर्कुलर फेसेस हैं उनमें एक सर्कुलर फेस कंडक्टर के अंदर ही है और दूसरा सर्कुलर फेस कंडक्टर के बाहर है, ओके, ठीक है। चलिए, ये जो कर्व्ड सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस सरफेस 1 है, ये जो सर्कुलर सरफेस है ये 2 है, और ये अंदर वाला जो सर्कुलर सरफेस है वो सरफेस नंबर 3 है, ठीक है। चलिए, यहां पे हम लोग लगाते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यदि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो तीनों ही सरफेसेस से लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये कंडक्टर है, तो इसकी वजह से जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी हर जगह होगी, है ना। तो फ्लक्स कहां से नहीं होगा? क्या सरफेस 1 से कोई फ्लक्स होगा क्या? नहीं, सरफेस 1 से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो सरफेस नंबर 3 है वो सरफेस नंबर 3 कहां है? तो वो तो कंडक्टर के अंदर है, तो अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? तो अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही 0 है, तो सरफेस 3 से भी फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। 1 से भी 0, 3 से भी 0, तो जो भी फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस 2 से है, विच इज इक्वल टू E इंटू सरफेस एरिया A। ये इसका सरफेस एरिया A मान लेते हैं, ठीक है। E इंटू A इंटू कॉस ऑफ 0 लिखना चाहें तो लिख दीजिए कि दिस इज E इंटू A इंटू कॉस ऑफ 0 विच इज इक्वल टू E इंटू। भाई यही फ्लक्स किसके बराबर है? तो दिस फ्लक्स इज सेम एज Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड कहां पर है समझ रहे हैं? Q इनसाइड यहां पर, यहां पर ये है आपका Q इनसाइड, दिस इज योर Q इनसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर यहां पर। Q इनसाइड कितना होगा? तो डेंसिटी इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों फ्लक्स एक दूसरे के कैसे होंगे? बिल्कुल बराबर। तो देयरफॉर आप क्या बोलेंगे कि ये E इंटू ए इज सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल आउट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है?
तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है, हाँ, यही सिग्मा किसके बराबर है? तो दिस सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चार्ज के टर्म्स में सेम आंसर आ रहा है, लेकिन डेंसिटी के टर्म्स में अलग अलग आंसर आ रहा है नॉन कंडक्टिंग शीट के मुकाबले, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, वहां पर सारा का सारा चार्ज एक ही लेयर पर था, और यहां पर चार्जेस 2 लेयर पे हैं। ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये तो ऐसे लॉजिकली आपको बता दिया कि दो दो सरफेसेस हैं, दोनों फील्ड बनाएगा। ये प्रॉपर गॉस लॉ से डिराइव करके दिखा दिया। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां सेम है, किसके टर्म्स में? चार्ज के टर्म्स में कि डेंसिटी के टर्म्स में? चार्ज के टर्म्स में सेम एक्सप्रेशन है, डेंसिटी के टर्म्स में सेम एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, चलिए मैं कंपेयर करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, सुनिए सुनिए। नेक्स्ट, एक बार के लिए कंपेयर कर लेते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास है एक नॉन कंडक्टिंग और ये है कंडक्टिंग। दिस इज नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट, दिस इज कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट या लार्ज शीट। ठीक है, दो अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे। केस वन इज सेम चार्ज। सेम चार्ज से मेरे कहने का मतलब है आपने इसको भी चार्ज क्यू दिया है और इसको भी चार्ज क्यू दिया है। ऑलराइट ऑलराइट। तो जब चार्ज इसको आप क्यू देंगे, ये नॉन कंडक्टिंग है, तो इसके पास सिर्फ चार्ज की एक लेयर ऐसी बन जाएगी जिसके लिए आप चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 लिख लेते हैं, जिसके लिए आप चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 लिख लीजिए, विच इज क्यू अपॉन ए के बराबर होगा। आपने इसको चार्ज दिया तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज लेफ्ट पे भी पहुंचा और राइट पे भी पहुंचा, क्योंकि कंडक्टर है, अंदर तो चार्ज रह नहीं सकता। तो अब यहां पे जो चार्ज डेंसिटी है, मैं एक बार के लिए उसको सिग्मा 2 लिख लेता हूं, क्योंकि ये क्यू बाई 2 ए के बराबर होगा। दैट इज इस फेस पर भी चार्ज क्यू बाई 2 होगा और इस फेस पर भी चार्ज क्यू बाई 2 होगा। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। तो इधर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? तो आप बोलेंगे इधर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो मैं बोलूंगा एक काम कीजिए, इसको सिग्मा मत लिखिए, सिग्मा 1 लिख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। फिर इधर आइए, इधर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? तो इधर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। मैं बोलूंगा इसको सिग्मा मत लिखिए, इसको सिग्मा 2 लिख दीजिए, इसको सिग्मा 2 लिख दीजिए। आ रही बात समझ? ठीक है, ओके ना? सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में क्या रिलेशन है? तो सिग्मा 2 एक्चुअली जो है वो आपका सिग्मा 1 बाई 2 है, यानी सिग्मा 1 के टर्म्स में आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आई बात समझ? चार्ज के टर्म्स में लिखने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यहां पर, तो सिग्मा 1 की वैल्यू है Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज वाले टर्म्स में कि सिग्मा 2 हमारे पास कितना है? तो वो Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो चार्ज के टर्म्स में सेम एक्सप्रेशन है। ठीक है, ठीक। अब जरा देखिएगा, इसका दूसरा केस हम लोग डिस्कस करते हैं। केस 2, केस 2, केस 2 में मैं एक बार के लिए ऐसा बोलता हूं कि दोनों को डेंसिटी सेम दे देते हैं। ठीक है, केस नंबर 2, सेम चार्ज डेंसिटी। सेम चार्ज डेंसिटी से मेरे कहने का मतलब है कि यहां पे जो चार्ज है उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, यहां पर भी, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है,
ओके, तो अब इसके पास जो चार्ज होगा उस चार्ज का नाम निकाल देते हैं Q1। Q1 कितना होगा? Q1 होगा सिग्मा इंटू एरिया ए के बराबर, ठीक है। और यहां पर अब इस फेस पर जो चार्ज है और चार्ज इस फेस पर भी है, ठीक है। यहां पे तो चार्ज की सिर्फ एक ही लेयर थी ना, यहां पर चार्ज दोनों साइड चले आए। तो अब यहां पर जो चार्ज है उस चार्ज का नाम मैं निकाल देता हूं Q2। तो Q2 कितना होगा? तो डेंसिटी इंटू एरिया ए एक फेस पर और डेंसिटी इंटू एरिया ए दूसरी साइड पर भी। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी इंटू एरिया ए के बराबर, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, ये बात समझ आ रही है? यानी आप चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो चार्ज Q2 है, दिस Q2 इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज Q1 के बराबर होगा। चलिए, तो इधर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? तो इधर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू Q1 बाई ए। तो दिस इज Q1 अपॉन ए 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इधर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और ये सिग्मा कितना है? तो दिस सिग्मा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये Q2 किसके बराबर है? तो Q2 इज 2 टाइम्स ऑफ Q1 के बराबर है। Q2 किसके बराबर है? तो दिस Q2 इज 2 टाइम्स ऑफ Q1 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए आइए तो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास सवाल कि प्रूव दैट इफ एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मींस नो चार्ज आर नियर टू द शीट, ठीक है। ये ऐसा हमारे पास एक शीट है आइसोलेटेड, ठीक है। लार्ज कंडक्टिंग शीट इज गिवन अ चार्ज, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली ऑन बोथ द सर्फेसेस। कहने का मतलब है कि आपने इसको कुछ चार्ज दिया है, सॉरी, आपने इसको कुछ चार्ज दिया है कितना? Q। तो ये दोनों सरफेसेस पर आधा आधा, जो अभी तक हम लोग मान रहे थे कि भाई सिमेट्री आधा आधा हो जाएगा, वही प्रूव करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक बार के लिए इस साइड पर चार्ज है x, तो दूसरी साइड पर चार्ज कितना होगा? Q माइनस एक्स। ऑलराइट, ऑलराइट, यही तो होगा ना, ठीक। अब ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। तो अंदर किसी पॉइंट पर ये x इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? तो ये बनाएगा x अपॉन a 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक सीट की वजह से, मतलब एक सरफेस की वजह से। और ये जो q माइनस एक्स है वो इस पॉइंट पर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तभी E नेट 0 हो पाएगा। ये कितना बनाएगा? तो ये q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इधर की तरफ, ठीक है। E नेट 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट बराबर है किसके? q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट के। तो 2a एप्सिलॉन नॉट 2a एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो 2x इज इक्वल टू q है। तो x इज इक्वल टू कितना है? q बाई 2, ठीक है। चलिए ये वाली बात समझ आ गई। चलिए अगला जो सवाल है वो ये है कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं A एंड B आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट, ठीक है। ये पहले प्लेट का नाम है A, दूसरे प्लेट का नाम है B। A इज गिवन अ चार्ज Q1, A को आपने कितना चार्ज दिया? Q1। B को आपने कितना चार्ज दिया? Q2। प्रूव दैट चार्जेस ऑन द इनर फेसिंग सरफेसेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, सवाल का मतलब ये है कि जैसे आप यहां पर एक बार के लिए मान लीजिए कि ये इधर चार्ज x आ गया, तो इधर चार्ज कितना आ गया? Q1 माइनस एक्स, ठीक है। फिर आप एक बार के लिए मान लीजिए कि इधर चार्ज y आ गया, तो इधर चार्ज कितना आ गया? Q2 माइनस वाई। ओके ओके ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है Q1 माइनस एक्स और y मैग्नीट्यूड में इक्वल है और साइन में एक दूसरे के अपोजिट है।
ये प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए फिर से हम लोग ऐसा सा एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये है हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक है, कैसा गॉसियन सरफेस बनाया है, तो ये गॉसियन सरफेस एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनाया है, जिस सिलिंड्रिकल सरफेस का कर्व्ड हिस्सा, जो कर्व्ड सेक्शन है वो तो ये रहा, और ये जो सर्कुलर फेस है वो कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर। ठीक है, इस कर्व्ड सरफेस का नाम है सरफेस 1, इस वाले सर्कुलर फेस का नाम है सरफेस 2, और इसका नाम है सरफेस 3। चलिए, जो भी चार्जेस होंगे अंदर में, इतनी सी बात तो तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे सरफेसेस से नॉर्मल डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं कि एक काम कीजिए, इन सरफेसेस से फ्लक्स लिखिए, तो आप बोलेंगे फ्लक्स इज फ्लक्स थ्रू 1 प्लस फ्लक्स थ्रू 2 प्लस फ्लक्स थ्रू 3। पहले सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, 0। दूसरे सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, 0। तीसरे सरफेस से भी कितना फ्लक्स होगा, 0। दूसरे और तीसरे से तो इसलिए 0 है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। पहले से तो इसलिए 0 है क्योंकि थीटा 90 है। तो ये फ्लक्स किसके बराबर होता है, तो दिस फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्यू इनसाइड भी 0 है। क्यू इनसाइड 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जितना यहां प्लस है उतना ही यहां माइनस है, और तो कहीं चार्ज है नहीं। इसका तो यही मतलब हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये जो Q1 माइनस एक्स है, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ वाई के बराबर। ठीक है, आ गई बात समझ। ठीक है, चलिए, कितने कितने चार्जेस हैं एग्जैक्टली हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो सुनिएगा कि इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं P। इस पॉइंट P पर ये जो X है वो कहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इधर बनाएगा। तो इस पॉइंट पर X की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड X अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सुनिएगा सुनिए सुनिए, इस पॉइंट P पर मैं इसकी वजह से और इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसकी वजह से जो चार्ज पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ आएगा, इस y की वजह से उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ आएगा, क्योंकि ये दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, नेचर में एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये प्रूव कर दिया है। तो इस पॉइंट पर इसकी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इस पॉइंट पर सिर्फ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूं, है ना। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q2 माइनस वाई अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये 2a एप्सिलॉन नॉट 2a एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, x इज इक्वल टू Q2 माइनस वाई। ठीक है, ये तो एक रिलेशन आ गया, और दूसरा रिलेशन क्या था कि Q1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो यहां से जरा y लिख लीजिएगा, y इज इक्वल टू क्या है, तो y इज इक्वल टू Q2 माइनस एक्स है। ठीक है, और यही y किसके बराबर था, यहां से y इज इक्वल टू एक्स माइनस Q1 लिख सकते हैं क्या, दिस इज सेम एज x माइनस Q1। ठीक है, तो ये लीजिए, यानी कि 2x इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो यहां से x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, Q1 प्लस Q2 बाई 2। x की वैल्यू किसके बराबर आ चुकी है, Q1 प्लस Q2 बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो जो फाइनली जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं कि यहां पे हमारे पास कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2 बाई 2 है। तो यहां पर भी कितना चार्ज होगा, यहां पर भी चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। यहां पर कितना चार्ज होगा, तो दिस इज Q1 माइनस एक्स, यानी कि दिस इज Q1 माइनस एक्स, एक्स इज Q1 प्लस Q2 बाई 2 था। तो दिस इज कितना, Q1 माइनस Q1 बाई 2 और माइनस Q2 बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू 2Q1 माइनस Q1, यानी कि Q1 माइनस Q2 बाई 2। और इस फेस पर कितना चार्ज हो जाएगा, तो दिस इज Q2 माइनस Q1 बाई 2, और उस फेस पर Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, तो यदि ये समझ आ गया है
तो ये तो पूरा ऐसे लॉजिकली मैंने निकाल के दिखा दिया है। इसी चीज को याद रखने का एक जुगाड़ भी है, तो आप चाहें तो वो जुगाड़ भी सुन सकते हैं। ठीक है, वो क्या है सुनिएगा। देखिए ऐसा है कि आपने इसको चार्ज दिया Q1, इसको चार्ज दिया Q2। ठीक है, यहां पर हमें सभी फेसेस पर चार्ज निकालना था, हर फेस पर। तो सीधा क्या कीजिए कि जो टोटल चार्ज है ना उसको जोड़ दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अभी के लिए मतलब टोटल चार्ज जोड़ करके आधा आधा दोनों आउटर सरफेसेस को दे दें। यानी टोटल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज था Q नेट यानी कि Q1 प्लस Q2। तो उसका हाफ आप इस फेस को दे दीजिए और उसका हाफ इस फेस को दे दीजिए, यानी कि आउटर मोस्ट फेसेस को जो टोटल चार्ज है सीधा ऐड कर लेंगे और आउटर मोस्ट फेसेस पर उसका आधा आधा डिपॉजिट कर देंगे। यदि आपको इन फेसेस पर चार्ज पता चल गया तो फिर चार्ज कंजर्वेशन लगाइए, इस पर चार्ज निकाल लीजिए। मेरे कहने का मतलब है भाई इस पर टोटल चार्ज कितना दिया था? Q ही दिया था ना, सॉरी Q1 ही दिया था ना। तो Q1 प्लस Q2 में से, सॉरी Q1 में से Q1 प्लस Q2 माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा? Q1 माइनस Q2/2 बचेगा। और जितना चार्ज इस पर है बस उसी के आगे एक माइनस साइन लगा दीजिए, तो ये इस पर चार्ज आ जाएगा। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो ये जो है ट्रिक कि जो टोटल चार्ज का आधा, दिस इज ऑन आउटर मोस्ट फेसेस होता है, आउटर मोस्ट फेसेस। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल में हमारे पास ऐसा है कि 3 लार्ज मेटालिक प्लेट्स हैं, पहले पर चार्ज है -Q, उसके बाद वाले पर 3Q और सबसे बाहर वाले पर Q है। तो जैसे इस सरफेस का नाम सरफेस 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है, इसका नाम 4 है, इसका नाम 5 है, इसका नाम 6 है। आपको हर सरफेसेस पर चार्ज बताना है। ठीक, तो चलिए एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि यहां पर चार्ज है x, सबसे बाहर वाले सरफेस पर कितना चार्ज है? x। ठीक है, तो इस वाले पर y मान लेते हैं, इस वाले पर y मान लेते हैं। अब बताइएगा कि x प्लस वाई किसके बराबर होगा? -Q के बराबर होगा। हाँ चलिए आइए देख लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है? y इज इक्वल टू -Q माइनस एक्स है। ठीक है, तो y ना लिख करके मैं सीधा -Q माइनस एक्स लिख दूं। यदि इस पर -Q माइनस एक्स है तो इसके जस्ट वाले पर कितना होगा? सामने वाले पर कितना होगा? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, यानी कि इस वाले फेस पर चार्ज होगा Q प्लस एक्स। ठीक है, क्या? तो यहां पर मैं यदि एक ऐसा गॉसियन सरफेस बना दूं तो अभी जो थ्योरम मतलब प्रूव करके बताया था वो नहीं होना चाहिए फिर? तो फिर भी तो Q इनसाइड 0 ही आएगा ना। तो ऑलराइट ऑलराइट, तो मैं क्या कहना चाह रहा था, चलिए फिर से देखिए, फिर से देखिए। हमें सभी फेसेस पर चार्ज बताना है। क्या करना है? हर फेस पर चार्ज बताना है। तो यदि यहां पर मैं चार्ज मान लेता हूं कि इस फेस पर चार्ज है x, ठीक है, तो इस फेस पर कितना चार्ज होगा? इस फेस पर चार्ज होगा -Q माइनस एक्स। यदि इस पर -Q माइनस एक्स है तो इस पर कितना होगा? Q प्लस एक्स होगा। अब इस फेस पर टोटल चार्ज कितना था? 3Q। ठीक है, तो 3Q में से आप ये Q प्लस एक्स माइनस कर देंगे तो इस वाले फेस का चार्ज आ जाएगा, यानी कि कितना होगा? तो 2Q माइनस एक्स। तो इस फेस पर चार्ज होगा 2Q माइनस एक्स। ठीक है, ओके। यदि इस फेस पर 2Q माइनस एक्स है तो इस फेस पर कितना होगा? इस फेस पर होगा x माइनस 2Q, x माइनस 2Q। ठीक है, और यदि इस फेस पर x माइनस 2Q है तो इस फेस पर कितना होगा? तो x माइनस 2Q प्लस इस फेस का चार्ज इज इक्वल टू Q, यानी कि Q में से इसको माइनस करना पड़ेगा, Q माइनस एक्स प्लस 2Q, यानी कि 3Q, सॉरी, इस फेस पर जो चार्ज है वो Q माइनस एक्स प्लस 2Q के बराबर है, यानी कि 3Q माइनस एक्स है। तो इस फेस पर चार्ज है 3Q माइनस एक्स के बराबर। चलिए, आई होप ये वाली बात समझ में आ गई है। ठीक है,
इसको कुछ y मान लेता हूं, इस फेस वाले चार्ज को। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले फेस पर x मान लिया, तो इसके दूसरे फेस पर चार्ज लिखने के लिए टोटल में से x को माइनस कर देते हैं। जो इस फेस पर चार्ज है उसी के आगे माइनस साइन लगा करके इस फेस का चार्ज लिख दीजिए। यानी कि इस फेस पर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही इस फेस पर नेगेटिव होगा। ठीक है, इस दूसरे वाले फेस पर चार्ज लिखने के लिए 3q में से इधर वाले फेस के चार्ज को माइनस कर दीजिए, तो यहां का चार्ज आ जाएगा। जितना यहां पॉजिटिव होगा उतना ही यहां नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर इस पर टोटल चार्ज q है, तो टोटल q में से ये वाला माइनस कर दीजिए, सबसे बाहर वाला चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब सुनिएगा आगे। ये यहां का मैं यदि कोई पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट पर ये x किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? दूर, इधर राइटवर्ड। तो इस पॉइंट पर ये x इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, x/2a एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पर मैं ना तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा ना इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये जितना पॉजिटिव है ये उतना नेगेटिव है। ये लोग दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी पॉइंट पर मैं ना तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा ना ही इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, क्योंकि ये लोग दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और नेचर में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मैं इस पॉइंट पर अब सीधा सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, जो कि इस दिशा में होगा, विच इज 3q - x/2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, और इस पॉइंट पर ई नेट कितना है? 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x बराबर होगा 3q - x के, यानी कि 2x इज इक्वल टू 3q है, तो x इज इक्वल टू 3q/2 के बराबर। ठीक है, यही तो मैं आपको सीधा वो ट्रिक से सिखा रहा था कि आप क्या कीजिए कि टोटल चार्ज जोड़ दीजिए। टोटल चार्ज जोड़ दीजिए, टोटल चार्ज जरा जोड़िए, तो -q + 3q + q कितना होगा? 3q। तो इस 3q का आधा इसको दे दीजिए और इस 3q का आधा इसको दे दीजिए, काम खत्म है ना? आ रही बात समझ? ठीक है, अब यदि आपके पास आउटर मोस्ट फेसेस पे चार्ज आ गया तो अब कौन सी बड़ी बात है? अब तो आप जिस फेस पर चाहेंगे उस फेस पर चार्ज लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आइए लिख लीजिए। तो मैं एक बारी फिर से ड्रॉ कर लेता हूं कि ये जो पहला फेस था, पहले फेस पर इधर चार्ज है 3q/2, तो इधर चार्ज कितना होगा? इधर चार्ज होगा -q - 3q/2, यानी कि दिस इज -2q - 5q/2। ठीक है, ये पहला प्लेट था। जो इसके बाद वाला प्लेट है, प्लेट नंबर 2, यदि यहां -5q/2 है तो इस फेस पर जो चार्ज है वो +5q/2 है। अब इस पर टोटल चार्ज 3q था, तो 3q में यदि 5q/2 इधर है तो इस वाले फेस पर चार्ज कितना होगा? q/2। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में था ये हमारे पास तीसरा वाला फेस, यदि यहां q/2 है तो यहां पर -q/2 होगा, और इस पर टोटल चार्ज कितना था? q। टोटल चार्ज इस वाले फेस पर कितना था? q था, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3q/2 हो जाएगा। ऐसा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट सवाल हम लोग लेते हैं इसके ऊपर कि आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट है जिसका एरिया A है, कैरिंग अ चार्ज Q, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड such that electric field is perpendicular to the sheet and covers all the sheet. Find the charge appearing on its two faces. तो पंगा फिर से, मतलब कॉन्सेप्ट फिर से वही है कि आप इधर चार्ज यदि कुछ x मान लेते हैं तो दूसरी साइड पर चार्ज कितना होगा? Q - x होगा। मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता हूं कि यहां पर आपने मान लिया x, तो यहां पर चार्ज कितना होगा? Q - x होगा। ठीक है, ये है तो कंडक्टर ही ना, तो कंडक्टर के अंदर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही रहेगा। इस पॉइंट पर ये x कहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? यहां। कितना? x/2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसी पॉइंट पर ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो +E भी जोड़िए इसमें। ठीक है, और इस पॉइंट पर ये जो दूसरा वाला फेस है जिस पर चार्ज Q - x है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा? तो Q - x/2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर का, उससे अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि E नेट 0 है
यानी कि Q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस ई के। ठीक है, आई बात समझ? चलिए, तो यहां से हमें क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो दिस इज q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस ई, दिस इज इक्वल टू 2x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस ई। ठीक है,